नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अडानिया एजुकेशन अकेडमी आसिंद पर। हम जो है कक्षा 12 का रसायन विज्ञान पढ़ रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी आपके कीटोन और एल्डिहाइड के रासायनिक गुणों के बारे में। उनकी कौन कौन सी प्रमुख अभिक्रियाएं जो होती है, एल्डोल संघनन केनेजर अभिक्रिया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है, क्लेमेंस अपचयन है। ये ऐसी रिएक्शन है जो पूछी जाती है बार बार, तो इनको लेकर हमने चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, यानी जिसके अंदर COOH समूह उपस्थित हो, उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम केवल कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिचय, उसके नामकरण और उसको बनाने की विधियों के बारे में ही चर्चा करेंगे। उसके रासायनिक गुणों को लेकर हम अगले वीडियो में उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कक्षा हम प्रारंभ करते हैं। आज का जो अपना जो टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कार्बोक्सिलिक अम्ल, यानी शॉर्ट में अपन कह सकते हैं ये COOH। अगर इसको अपन खोल के लिखे तो ये कुछ इस प्रकार से होता है, COO और H। देखिए कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, यानी ये जो समूह है ना COOH, इसको अपन बोलते हैं कार्बोक्सिल समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिल समूह, यानी वह हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। वह हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बोक्सिल समूह यानी COOH समूह हो, उसे अपन क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। COOH समूह जिससे जुड़ा हो। इसमें अपन बात करें, देखिएगा C डबल बॉन्ड O, इसको अपन जानते हैं कि पिछली क्लास में या इसी क्लास के अंदर, इसी चैप्टर के अंदर माफ कीजिएगा, अपन पढ़ चुके हैं C डबल बॉन्ड O। जब ये चैप्टर मैंने शुरू किया था, मैंने आपको बताया था कि जो C डबल बॉन्ड O होता है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। ठीक है। यदि मैंने बताया था कि इसमें जैसे मान लो यहां पर R है, यदि इधर क्या हो, H हो, तो ये क्या हो जाता है? एल्डिहाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्डिहाइड। यदि यहां इस H को हटाकर अगर मैं क्या लगा दूं? R लगा दूं। क्या लगा दूं? R, तो ये क्या हो जाएगा? कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कीटोन। और यदि इसकी जगह पे मैं R की जगह पे क्या लगा दूं? OH लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा मित्रों? ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल। यानी अपन यूं कह सकते हैं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसके अंदर ये जो कार्बोनिल समूह है, ये जो कार्बोनिल समूह है, ये कार्बोनिल समूह जो है ये हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा होता है। ये जो समूह है ना, ये क्या कहलाता है? कार्बोनिल समूह। और ये क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिल समूह कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोक्सिल समूह। ठीक है जी। तो यहां पे देख सकते हैं अपन कि ये कार्बोनिल समूह जो है ये हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ होता है। किसमें? कार्बोक्सिलिक अम्ल में। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इस कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, इसके सामान्य सूत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं, इसकी संरचना को लेकर भी हम चर्चा करते हैं। अगर मैं इसके सामान्य सूत्र की बात करूं तो इसका जो सामान्य सूत्र जो होता है वो होता है CnH2n+1 COOH। ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र होता है। अगर मैं बात करूं इसका जो कार्बन है, यानी इसकी संरचना की अगर अपन बात करें तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। ये जो ऑक्सीजन है, यहां इस ऑक्सीजन के पास आप देख सकते हो इस प्रकार से ये 2 लोन पेयर होते हैं, और ये जो ऑक्सीजन है यहां भी इस ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। और यहां आप देख सकते हो कि यदि कार्बन एक पाइबंध से जुड़ा हो तो अपन जानते हैं उस कार्बन का जो संकरण है वो कौन सा होता है? sp2 होता है। यानी यहाँ का जो कार्बन जो है ये sp2 संकृत होता है। कैसा होता है? sp2 संकृत होता है। बात कर लेते हैं इसके अंदर अनुनाद के बारे में। अगर अपन इसके अनुनाद के बारे में बात करें तो कुछ इस प्रकार से अपन समझ सकते हैं कि ये इस तरह की एक अपने को संरचना मिलेगी। ये यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप इस प्रकार से, ये ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ठीक है। यदि देखिएगा ये लोन पेयर अगर मान लो यहाँ आते हैं, ठीक है, तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि अपन जानते हैं कि एकांतर क्रम में लोन पेयर और अगर द्विबंध हो तो यहाँ पर क्या हो सकता है? अनुनाद हो सकता है। ठीक है। ये लोन पेयर एकलबंध द्विबंध, तो इसमें अनुनाद होगा इस प्रकार से। ठीक है। तो अगली जो संरचना अपने को मिलेगी, देखिएगा अनुनाद में अगर अपन देखें तो अगली जो अपने को संरचना मिलेगी वो क्या मिलेगी अपने को? ये कार्बन है और यहां पर क्या आ गया बताओ? ये द्विबंध आ गया। और ये क्या है?
हाइड्रोजन, और यहां पर देखिएगा कि इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा इस प्रकार से। ठीक है जी। फिर से अगर मान लो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये कहां आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा, यानी इस पर के पहले क्या था, प्लस था क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिए थे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर क्या हो गया, अनुनाद हो गया। क्या हो गया, अनुनाद। अगर आप लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसकी नामकरण की विधियों को लेकर भी बात करेंगे अपन। ठीक है जी, चलो इसको थोड़ा मैं एक एडजस्ट कर लेता हूं। चलो, ताकि ये थोड़ा आपको भी साफ दिखाई दे। मिटा दे। चलो, अब देखिएगा, अगर अपन बात करें इसके टाइप्स के बारे में कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है, इसकी जो टाइप्स जो होते हैं वो क्या हो सकते हैं, यानी मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकता है, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि COOH समूह की संख्या कितनी हो, एक हो। देखिएगा CH3COOH, यदि COOH समूह की संख्या कितनी हो, एक हो, तो इसको अपन बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि COOH समूह की संख्या कितनी हो, एक हो। इसके अंदर देखो COOH कितना है, एक है, तो इसे हम बोलेंगे मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। और यदि COOH समूह की संख्या कितनी हो मेरे लाडलों, यदि COOH समूह की संख्या कितनी हो, दो हो, तो इसे अपन बोलेंगे डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बोलेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यदि COOH समूह की संख्या कितनी हो, तीन हो, यानी CH2 COOH CH COOH और ये लिख देता हूं मैं CH2 COOH। यदि COOH समूह की संख्या यानी कार्बोक्सिल समूह की संख्या तीन हो तो उसे हम कह सकते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, क्लियर, ये क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं इसके नामकरण को लेकर। नामकरण में देखो विशेष तौर से आपको जो IUPAC नामकरण है उसमें ही आपको फोकस करना होता है। ठीक है जी, मिटा दे। चलो एक बार मिटा देते हैं इसको। सामान्य नाम के बारे में अपन इसके बाद देख लेते हैं, क्योंकि इसके कुछ सामान्य नाम भी प्रसिद्ध हैं, अधिकांश वो नाम भी आपको मिल जाते हैं, इसलिए इसके सामान्य नाम भी अपन देखेंगे। देखिएगा, सामान्य नाम में देखिए मैं आपको बता देता हूं। यदि देखिएगा, अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, एक हो, तो उसे अपन बोलते हैं फार्म। क्या बोलते हैं, फार्म या फॉर्म। कई जगह पे फार्म या फॉर्म भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं, आप फॉर्म लिखो चाहे फार्म लिखो। ठीक है, अगर कार्बन की संख्या कितनी हो, दो, तो उसे अपन बोलते हैं एसिड। क्या बोलते हैं, एसिड। यदि कार्बन की संख्या तीन हो तो उसे अपन बोलते हैं प्रोपियोन। क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। प्रोपियोन या प्रोपियोन भी लिख सकते हो। और यदि कार्बन की संख्या चार हो तो उसे अपन बोलते हैं ब्यूटर। क्या बोलते हैं, ब्यूटर। और यदि कार्बन की संख्या पांच हो तो उसे अपन बोलते हैं वेलेर। ठीक है, ये है अगर अपन सामान्य पद्धति में अगर अपन नामकरण की बात कर रहे हैं तो, सामान्य पद्धति में अगर अपन नामकरण की बात कर रहे हैं तो इसके लिए अपन बोलेंगे। ठीक है, और इसके अलावा कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसके नाम के अपन लगाते हैं इक अम्ल। क्या लगाते हैं, इक अम्ल लिखते हैं सामान्य नाम में। अपन क्या लिखते हैं, इक अम्ल। अंत में क्या लिखेंगे, इक अम्ल। अब देखिएगा, जैसे मैं लिखता हूं यहां पर देखिएगा HCOOH। अब मैं कहूं कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, आप कहोगे सर कार्बन एक है। ठीक है, तो एक को अपन क्या बोलते हैं, फॉर्म या फार्म या फॉर्म। फॉर्म प्लस इक अम्ल यानी क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल कह सकते हैं अपन, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है जी, उसी प्रकार से अगर मान लो कि यहां पे लिख देता हूं मैं जैसे CH3COOH। अब मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर कार्बन कितने हैं, आप कहोगे सर कार्बन की संख्या यहां पर दो है, और यदि दो कार्बन हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, एसिड। और एसिड के साथ क्या लगा देंगे अपन, इक अम्ल यानी एसिटिक अम्ल। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल।
क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। जैसे अपन ने एल्डिहाइड में भी लिखा था, आपको पता हो तो, फॉर्मेल्डिहाइड, जैसे इसको अपन क्या बोलते हैं, HCHO, क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड, एक है ना फॉर्म, ठीक है। उसी प्रकार से CH3CHO, अपन ने इसको क्या नाम दिया था, एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड, ठीक है, एसिड, ठीक है जी। चलो अगला देखिएगा, जैसे अगर मैं लिख दूं यहां पर CH3CH2COOH, तो बताओ इसके अंदर कार्बन कितने हैं, 3 है। तो तीन को अपन क्या बोलते हैं, प्रोपियोन। तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपियोनिक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपियोन प्लस इक यानी प्रोपियोनिक अम्ल। और यदि यहां पर अगर मान लो कार्बन की संख्या देखिएगा, CH3CH2CH2COOH, कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है। 4 को अपन क्या बोलते हैं, ब्यूटर, ब्यूटर प्लस इक अम्ल, क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेरिक अम्ल। और यदि मान लो कार्बन की संख्या में 5 कर देता हूं, CH3CH2CH2COOH, अगर कार्बन की संख्या में कितनी कर दूं, 5 कर दूं, 5 को अपन क्या बोलते हैं, वेलेर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वेलेरिक अम्ल। क्या हो जाएगा मेरे लाडलू, वेलेरिक अम्ल हो जाएगा। तो ये बात हुई एक सामान्य पद्धति में। सामान्य पद्धति में आपको जो मुख्य रूप से ये 2 अम्लों के नाम ही आपको याद रखना है, फॉर्मिक अम्ल क्या होता है और एसिटिक अम्ल क्या होता है। इन्हीं की आपको सामान्य नाम की आवश्यकता पड़ेगी, यानी जरूरत पड़ेगी। बाकी के इनके नाम के सामान्य नाम की कोई जो आवश्यकता अपने को पड़ने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके IUPAC नामकरण को लेकर बात करते हैं कि IUPAC नाम जो है हम इसका किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है जी, मिटा दें। चलो स्कूलें खुलने के हाल फिलहाल कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, और जिस प्रकार के हालात राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, और उस हिसाब से कहा जा सकता है कि स्कूलें खुलने की अभी कोई संभावनाएं नहीं है। अतः मेरा आपसे यही निवेदन है कि या निवेदन समझो, चाहे सलाह समझो, चाहे आग्रह समझो, चाहे रिक्वेस्ट समझो, जो भी आप समझो, आप कहीं से भी जहां भी आपको मैटर मिल रहा है, आप पढ़ाई करते रहें। परीक्षाएं होगी, जरूर होगी, सिलेबस कम नहीं होगा, क्योंकि बार बार इतना सिलेबस भी मतलब बार बार कट करना भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन परीक्षाएं जरूर होगी। इसलिए जहां, क्योंकि सरकार ने आपको पता है कि एक कार्यक्रम शुरू किया है, आओ घर से सीखें। सरकार ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, आओ घर से सीखें। यानी सरकार का कहने का सीधा सा मतलब यही है कि अब आपको घर पे ही बैठ के, घर पे ही रह के आपको पढ़ाई करनी है, चाहे आप टीवी के माध्यम से, क्योंकि सरकार ने जो राजस्थान का जो दूरदर्शन चैनल है उस पर भी सरकार ने क्लासेस लगाना शुरू किया है। अगर आप वहां से भी देख सकते हो, या यूट्यूब पे देखो, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं यार, कई टीचर्स पढ़ा रहे हैं, बहुत वीडियो पड़े हैं। आपका जिसको समझ में आया, आपका मतलब जिससे आपको समझ में आ रहा है, जिससे आपको समझ में आ रहा है, आप उससे पढ़ो, मेरे से पढ़ो या कहीं और से भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो। पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करो, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अपना मूल उद्देश्य ये होना चाहिए, पढ़ाई किसी भी स्थिति में अपनी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं, देखो अपन IUPAC नामकरण बारे, यानी IUPAC की बात करते हैं अपन, कार्बोक्सिलिक अम्ल के IUPAC नामकरण की अपन बात करते हैं। IUPAC नामकरण देखिएगा, IUPAC नामकरण में अगर अपन बात करें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो COOH है, ठीक है, इसका अपन क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओइक अम्ल। COOH का अपन क्या लगाते हैं, ओइक अम्ल लगाते हैं। अगर COOH को लस्ट में लगाते हैं अपन, यानी इसका अनुलग्न कह सकते हैं अपन, सरफिक्स, ठीक है। कार्बन है इसके अंदर, और आपको पता है, आप कक्षा 11 में IUPAC नामकरण के नियम को आप डिटेल में पढ़ चुके हो कि यदि किसी क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उसको श्रृंखला का भाग माना जाता है और उसको कम से कम अंक दिया जाता है। और यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं है तो उस कार्बन को कम से कम अंक दिया जाता है, जिसमें क्या होता है, या जिससे क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। तो यहां देखो, इसमें कार्बन है, देखिएगा एक एक अपन देखते हैं। सबसे पहले लिखता हूं मैं HCOOH। अब मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर कार्बन कितना है,
आप कहोगे कि सर इसमें कार्बन की संख्या 1 है और 1 को अपन क्या बोलते हैं, मेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेथ। तो मेथेन प्लस क्या लगाएंगे, ओइक अम्ल। मेथेन प्लस ओइक अम्ल यानी क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा इसका नाम, मेथेनोइक अम्ल। एक कार्बन को अपन मेथेन बोलते हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, ठीक है जी। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं CH3COOH, देखिएगा इसके अंदर कार्बन कितने हैं, ये 1 और ये 2, 2 कार्बन है। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं, यानी एथेन प्लस ओइक अम्ल, यानी नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल। बहुत ही इजी है। उसी प्रकार से अगर मैं कार्बन की संख्या क्या कर दूं, 3 कर दूं, मान लो CH3 CH2 और ये COOH, तो अब मैं आपसे कहूं कि 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे सर 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक अम्ल। उसी प्रकार से 4 होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। 5 होगा तो क्या हो जाएगा, पेंटेनोइक अम्ल। 6 होने पर क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, मिटा दो इसको, उसके कुछ और भी एग्जाम्पल अपन करके देखते हैं। देखिए इधर जैसे लिख रहा हूं मैं CH3, यहां जोड़ देता हूं मैं CH3 CH2 COOH, ठीक है। अगर अपने को इसका नामकरण करना है तो सबसे पहला नियम क्या है, लंबी श्रृंखला लेनी है, और ये लंबी श्रृंखला हो गई आपकी। और यदि क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो उस कार्बन को श्रृंखला का भाग माना जाएगा और उसको कम से कम अंक दिया जाता है। तो इसको कम से कम अंक देंगे 1 2 3 4। देखिए अब देखो ये श्रृंखला के बाहर लटका हुआ है, और जो श्रृंखला के बाहर होता है उसको अपन क्या मानते हैं, प्रतिस्थापी मानते हैं, और प्रतिस्थापी का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। इसकी स्थिति को भी लिखेंगे, कौन से कार्बन पर जुड़ा हुआ है, 3 पर, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल। फिर देखो कितने कार्बन, 4, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है जी। अगर मान लो कि मैं एक और एग्जांपल ले लूं, यहां पर CH3C, और यहां पर लिख देता हूं, जैसे मान लो मैं ये CH3 इधर में जोड़ देता हूं Br, और ये CH2, और ये हो जाता है मान लो COOH, ठीक है जी। अब अगर अपन बात करें कि इसका नामकरण क्या होगा, अंकन अपन किधर से करेंगे, इधर से करेंगे, 1 2 3 4। अब देखिएगा जो कार्बन नंबर 3 है इसके ऊपर 2 प्रतिस्थापी लगे हुए हैं। एक तो ऊपर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, और एक नीचे क्या लगा हुआ है, मेथिल लिखा हुआ है। अब बात आती है सर पहले किसको लिखेंगे, तो आपको पता है इस प्रकार के जब भी अपन नाम लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, सबसे पहले अल्फाबेट के हिसाब से इसको अरेंज करेंगे। तो अल्फाबेट के हिसाब से क्या आएगा, पहले ब्रोमो आएगा, तो क्या लिखेंगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो 3 मेथिल, और क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोइक अम्ल हो जाएगा, ठीक है जी। मिटा दें। तो इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल इसके किए जा सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इधर मैं लिख रहा हूं, देखिएगा HOOC CH2 COOH। अब देखिएगा यहां पर COOH समूह कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। तो अपन अंकन इधर से करो चाहे इधर से करो, यहां से करता हूं, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन है, तो 4 को अपन क्या बोलेंगे, ब्यूट। और ओइक अम्ल कितने हो गए, 2 हो गए। एक तो कौन से पर है, नंबर 1 पर,
ए कहां पर है, नंबर 4 पर। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 4 कार्बन को पहले क्या लिखेंगे अपन, ब्यूट, फिर क्या लिख सकते हैं 1,4 डाइओइक अम्ल, डाइओइक अम्ल, ऐसे भी आप लिख सकते हो 1,4 डाइओइक अम्ल, या फिर आप क्या लिख सकते हो 1,4 डाइब्यूटेनोइक अम्ल, क्या लिख सकते हो 1,4 डाइब्यूटेनोइक अम्ल, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है जी। और एग्जांपल लेते हैं अपन इसी प्रकार का, देखिएगा HOOC और यहां जोड़ देता हूं, मान लो मैं C2H5, क्या जोड़ देता हूं C2H5 और ये CH2COOH। ठीक है जी। अब इसका नामकरण करेंगे अपन, तो कैसे लिखेंगे इसका नाम किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो इसको आप देखिएगा यहां मैं अगर, क्योंकि समस्या आ रही है कि सर इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर 6 हो रहे हैं, इसको अगर अपन देखें 1 2 3 4 5 ही हो रहे हैं, बहुत सारे सोचेंगे कि सर ये ले लेंगे, लेकिन ये श्रृंखला अपन नहीं लेंगे, उस श्रृंखला का चयन करेंगे जिसके अंदर दोनों क्रियात्मक समूह आ जाने चाहिए, जिस श्रृंखला में दोनों क्रियात्मक समूह आ जाने चाहिए। तो यहां पर अपन देखेंगे इस श्रृंखला के अंदर देखिए दोनों क्रियात्मक समूह आ रहे हैं, तो इसका अपन चुनाव करेंगे। अगला पड़ाव आता है कि सर इसका जो अंकन करेंगे, जो नंबरिंग करेंगे, वो किस दिशा से करेंगे। देखिए इधर आपके पास कंडीशन कुछ भी नहीं थी, लेकिन यहां अगर अपन देखेंगे कि अपन इधर से नंबरिंग नहीं करेंगे, ठीक है, अब दोनों स्थिति समान है, तो अपन देखेंगे प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी किस दिशा से निकट आ रहा है। ठीक है, तो इधर से करेंगे तो यहां प्रतिस्थापी निकट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे पहले नाम किसका लिखा जाएगा, प्रतिस्थापी का लिखा जाएगा। प्रतिस्थापी कितने पे है, नंबर 2 पर है, तो लिख दिया अपन ने सबसे पहले कार्बन नंबर 2। क्या जुड़ा हुआ है, आप कहोगे सर एथिल समूह है। कौन सा समूह है, एथिल। कार्बन कितने हैं रे, कार्बन है 5, तो क्या लिख सकते हैं अपन पेंट, फिर क्या लिख सकते हैं, पेंट के बाद देखो कहां पर नंबर 1 और नंबर 5, पेंट 1,5 डाइओइक अम्ल, क्या लिख सकते हो डाइओइक अम्ल। या फिर ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 एथिल, क्या लिख सकते हैं 2 एथिल 1,5 डाइपेंटेनोइक अम्ल, भी इसका नाम लिखा जा सकता है। देखिएगा एक स्थिति अपन और देखते हैं, देखिए CH3 और यहां जोड़ देता हूं मैं COOH, फिर क्या हो जाएगा CH COOH, और फिर क्या हो जाएगा CH COOH, और यहां लिख देता हूं मैं CH3। इसका नाम क्या होगा, देखिएगा अब यहां पर कंफ्यूजन आ रहा है कि क्या करें सर, 3 यहां पर क्रियात्मक समूह आ गए, तीनों कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो कैसे इसका चुनाव करें, बहुत ही पेचीदा मामला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर कभी भी आपको इस प्रकार की स्थिति मिल जाती है तो ध्यान दीजिएगा, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन युक्त, यदि किसी हाइड्रोकार्बन में 3 कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो, तो फिर उसे मुख्य क्रियात्मक समूह नहीं माना जाता है, उन्हें अपन क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे। क्या मानेंगे, प्रतिस्थापी मानेंगे। तो अब नाम क्या हो जाएगा, देखो इसका इस प्रकार से ये लंबी श्रृंखला हो गई, फिर अपन अंकन करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि अब ये क्रियात्मक समूह नहीं है, ये क्या है प्रतिस्थापी। प्रतिस्थापी का क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पूर्व लग्न लगाएंगे, इनको पहले लिखेंगे, और इनका वास्तविक नाम क्या होता है, कार्बोक्सी समूह होता है, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल लिख सकते हो या कार्बोक्सी समूह लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, देखिएगा इधर लिख रहा हूं मैं 2, 3, 4 ट्राई कार्बोक्सी, क्या हो जाएगा ट्राई कार्बोक्सी। फिर देखिए कार्बन कितने, ट्राई कार्बोक्सी पेंटेन। ठीक है, यदि किसी श्रृंखला में 3 या 3 से अधिक कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह हो तो उसे श्रृंखला का भाग नहीं माना जाता है, उन्हें प्रतिस्थापी मानकर उनका पूर्व लग्न प्रयुक्त किया
जाता है। ठीक है जी, तो ये हो गए प्रमुख नामकरण के बारे में। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप और भी देख सकते हो अपनी किताब में या और कहीं भी, जहां भी आपको मौका मिले वहां से एक्सरसाइज कर सकते हो। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया होगा, मिटा दें। चलो, वेरी गुड। बहुत ही इजी है कार्बोक्सिलिक अम्ल और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है। कई बार यहां से प्रश्न फंसता है, बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहां से बनते हैं। देखिए, अब हम बात करेंगे इसके निर्माण की विधि के बारे में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसकी जो निर्माण की जो विधियां हैं उसको लेकर हम बात करेंगे। निर्माण की विधियों को लेकर सबसे पहले अपन बात करते हैं निर्माण की विधि में एल्किल नाइट्राइल के जल अपघटन से। किससे? एल्केन नाइट्राइल के जल अपघटन से। जल अपघटन से एल्किल नाइट्राइल, या फिर इसको अपन बोलते हैं एल्किल साइनाइड भी कह सकते हो आप। एल्किल साइनाइड के जल अपघटन से। देखिए, एल्किल साइनाइड क्या होता है, यानी RCN। इस RCN के जल अपघटन से अपने को क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखिएगा, इसको मैं खोल के लिख रहा हूं। इसके जल अपघटन से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे? देखिएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये होता है एल्किल साइनाइड, या जिसे अपन एल्केन नाइट्राइल भी कहते हैं। इसका अपन क्या करेंगे? अम्ल या क्षार की उपस्थिति में क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे। किसकी उपस्थिति में? या तो क्या होगा, अम्ल या फिर क्षार की उपस्थिति में क्या करवाते हैं? जल अपघटन करवाते हैं। तो अपने को क्या मिलता है? RCOOH, और बाहर निकल जाता है NH3। क्या निकल जाता है? NH3। यदि यहां पर मैं R की जगह पे क्या लिख दूं? CH3 लिख दूं, तो क्या हो जाएगा? C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2O। तो आगे मेरे पास क्या बन जाएगा? CH3 COOH, और बाहर क्या निकल जाएगा? NH3 जो है यहां से बाहर निकल जाएगा। अब देखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि एल्केन से कार्बोक्सिलिक अम्ल, या ये यूं कह सकते हैं कि एल्किल हैलाइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे? ठीक है जी, मान लो आपको दे दिया जाए RCl, एल्किल क्लोराइड से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो देखिएगा, अपने को पता है कि ये अपने को कैसे प्राप्त हो सकता है। तो अपन 10वें पाठ के अंदर पढ़े थे पोटेशियम साइनाइड यानी KCl। पोटेशियम साइनाइड की क्रिया यदि अगर अपन एल्किल हैलाइड से करवाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? RCN मिलता है, और बाहर क्या निकल जाता है? KCl। ठीक है, और ये RCN से कैसे होता है ये आप देख चुके हो। तो यहां से भी अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप बना सकते हो सीधा सा। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इसके अंदर ये कैसे टूट रहा है, इसको अपन समझते हैं ना एक बार। चलो मिटा दें। चलो, दो जल के अणु हैं आपके पास। ठीक है, एडजस्ट कर लेते हैं, अपने को इसको कैसे भी करके समझना है। देखिएगा, RC ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एडजस्ट करना सीखो आप। जल का अणु है अपने पास, देखो ये H2O हो गया और ये H2O हो गया। ठीक है, इसको इस तरह से तोड़ दो, टिक 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 टिक, टूट गया। चलो, अब देखो क्या बना, ये COOH कार्बोक्सिलिक बन गया ना, COOH, और ये क्या बन गया? NH3। क्या बन गया? NH3। ठीक है जी, तो ये हो गया एल्किल साइनाइड से, या जिसे अपन एल्किल नाइट्राइल भी कहते हैं, उसके जल अपघटन से। किसके? जल अपघटन से। मिटा दें। चलो, अगला आता है प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। अगली विधि आती है प्राथमिक एल्कोहल या एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से। देखिएगा, प्राथमिक एल्कोहल या
एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से, ये अपन पढ़ चुके हैं रे मेरे लाला, पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। फिर भी देखो इधर, देखिए प्राथमिक एल्कोहल यानी CH3CH2OH, ठीक है, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ, वो कितने से जुड़ा हुआ, एक से, प्राथमिक हो गया। इसका अपने को करवाना है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण बोले तो हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां से क्या होगी, यहां से ये दोनों हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, यानी -H2। तो क्या हो जाएगा, देखो CH3 ये निकल गए, तो क्या बचेगा, केवल CHO, ठीक है। ये बन गया एल्डिहाइड। क्या बन गया, एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड का क्या करवा दो, ऑक्सीकरण, यानी ऑक्सीकरण का मतलब हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना। हाइड्रोजन तो निकल गया, ऑक्सीजन जोड़ दो। अब ये ऑक्सीजन अगर यहां जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, देखो CH3COOH बन गया रे भाई। ये क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल तो होता है। कितना इजी है यार, है? फालतू में लोट लेते हो तुम लोग, ठीक है। तो यहां पर दोनों चीजें आ गई, एल्डिहाइड भी आ गया। अगर आपको केवल एल्डिहाइड दे रखा है तो सीधा से ऑक्सीजन जोड़ दो, और अगर एल्कोहल दे रखा है तो हाइड्रोजन निकाल के एल्डिहाइड बना दो, और एल्डिहाइड से ये बना दो। दोनों इजी है, बहुत इजी है। मिटा दें, चलो अगला आता है 1,1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न से। मिटा दें, चलो 1,1,1 ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न देखिएगा, CH3 और ये CCl3, ठीक है। CH3CCl3, इसकी क्रिया अपन कराते हैं किसके साथ, 3KOH के साथ। किसके साथ करवाते हैं, 3KOH के साथ करवाते हैं। तो अपने को मिलता है CH3COOH प्लस 3KCl प्लस H2O। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। अब बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे हुआ, तो समझो इसको, समझो इसको। देखो CH3, ये क्या है, 3 क्लोरीन जोड़ दो, Cl Cl Cl, क्या है 3KOH, तो यहां पर लिख दो K, और ये OH, K OH K OH, यहां से निकल जाएगा टिक 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 टिक, ये निकल जाएगा 3KCl। क्या निकल जाएगा, 3KCl। तो यहां लिख देता हूं मैं -3KCl, यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। अगला देखो, अब इसमें देखो क्या होगा, CH3, ये CH3 कार्बन, ये कार्बन। अब बताओ कार्बन के साथ कौन जुड़ेगा, Cl तो निकल गया, कौन जुड़ेगा, OH, ये जोड़ दो OH, ठीक है। फिर इसके साथ कौन जुड़ेगा, ये OH। फिर देखो कौन जुड़ेगा, OH, ये OH, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहां पर ये क्या होता है, अस्थायी। तो यहां से क्या होता है, देखो एक जलकाणु यहां से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जलकाणु यहां से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, H2O। तो अब क्या बचा, देखो CH3COOH, ये तो बचेगा ना। तो CH3COOH, ये COOH, और बाहर क्या निकला आपका, H2O, तो ये H2O। तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपके 1,1,1, 3 बार, 3 है ना, देखो 1,1,1, यहां से इसको ऐसे कर देते अपन, 1 2 1,1,1, इसका नाम क्या लिख सकते हैं अपन, 1,1,1। 3 है तो क्या लिख देंगे, ट्राई। फिर क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो। फिर 2 कार्बन यानी एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा 1,1,1 ट्राई क्लोरो एथेन, ठीक है जी। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। बहुत ही इजी है, बहुत ही सीधी सी विधियां हैं इसकी, तो क्लियर, मिटाए दें। चलो अगला आता है ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। किसके द्वारा, ग्रिग्नार अभिकर्मक द्वारा। देखो ग्रिग्नार अभिकर्मक में क्या होगा, अपन ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया किससे कराएंगे, CO2 से करवाएंगे। ग्रिग्नार अभिकर्मक की क्रिया जब CO2 से करवाई जाती है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है।
देखिए इधर CO2, मैं इसको खोल के लिख रहा हूं CO2 को समझने के लिए। देखिए ये होता है CO2, पूरे इस बारे में लिख रहा हूं आपके। ग्रिग्नार्ड विक्रमक क्या होगा? RMgX, ये होता है ग्रिग्नार्ड विक्रमक। अब आप खुद सोचो कि क्या इसके अंदर क्या कंडीशन हो सकती है। ठीक है जी, देखो क्या होगा कि इस बंध के इलेक्ट्रॉन किस तरफ आएंगे? ऑक्सीजन की तरफ आएंगे। ऑक्सीजन पर क्या आएगा? ऋणावेश आ जाएगा। अपन जानते हैं इस पर क्या आता है? मैग्नीशियम पर प्लस आता है, इस पर क्या आता है? माइनस आता है। इस पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो अब क्या होगा? देखो सीधा देखो, ये R तो कहां पर जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा। और ये मैग्नीशियम कहां जुड़ेगा? इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो अगली कंडीशन अपने को क्या मिलने वाली? देखो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के साथ कौन लग गया? R लग गया, ये R लग गया। ठीक है, इधर देखो एक बंध टूट गया, एक बचा, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कौन लग गया? MgX। ठीक है, अब इसका अपन क्या करवा दें? जल अपघटन करवा दें। इसका अपन क्या करवा दें? जल अपघटन करवा देते हैं। ठीक है, तो यहां से ये H और ये OH यानी H2O, इसको जल से द्वारा तोड़ दिया तो क्या बनेगा? देखो इधर ये R, फिर यह है COOH यानी ये O, ये OH, क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल बन गया ना। ये R है भाई, ये COOH कार्बोक्सिलिक, और बाहर क्या निकल जाएगा? हमेशा की तरह जो अपन निकालते आ रहे हैं OH और ये X। ठीक है, तो ये हो गया ग्रिग्नार्ड विक्रमक के द्वारा। अब आप यहां पर देखो R की जगह पे क्या लिख दो? CH3, तो ये क्या हो जाएगा? CH3COOH। अगर इस R की जगह पे मैं क्या लिख देता हूं? CH3 लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा? CH3COOH हो जाएगा सीधा सा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका भी फटाफट, मिटा दें। चलो अगला आता है एस्टर के जल अपघटन द्वारा। किसके द्वारा? एस्टर के जल अपघटन द्वारा। देखिए एस्टर क्या होता है? RCOOR। क्या होता है? RCOOR। दोनों R, तो इसको थोड़ा समझने के लिए मैं इसको डेश कर देता हूं, RCOOR। ठीक है, देखिएगा इसके जल अपघटन से सबसे पहले तो अपने को यह समझना होगा कि ये एस्टर बनता कैसे है। ठीक है, पहले भी पढ़ चुके हैं एस्टर बनने की विधि पर। ठीक है, देखिए आपके पास क्या है? RC⸻OOH। मैं कहूं कि ये क्या है? आप कहोगे सर ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। और यदि इसकी क्रिया मैं करा देता हूं किसके साथ? ROH के साथ। अगर मैं कहूं ये क्या है? आप कहोगे सर ये एल्कोहल है। क्या है? एल्कोहल। ठीक है जी, अब देखिएगा इसको थोड़ा मैं खोल के लिख देता हूं इस तरह से, ये R और ये O, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं इस तरह से। ठीक है, तो देखो यहां से अपन जानते हैं कि जब अपन इसकी क्रिया करते हैं तो यहां से क्या निकलता है? H2O निकलता है, यानी -H2O। ठीक है, तो क्या बनेगा? देखो RC⸻O, ये तो निकल गया। अब सीधा क्या बचा? ये बचा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये R, यानी क्या बन गया? ये क्या बन गया रे? RCOOR। ठीक है, इसको अपन यूं से लिख देते चलो, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका R डैश, अलग अलग दर्शाने के लिए ताकि अपने को ध्यान में रहे, बाकी कोई जरूरी ना है कैसे भी लिखो। क्या बन गया? एस्टर बन गया। क्या बन गया? एस्टर। कैसे बना? मैंने क्या किया? दोनों अणु को मिला के इसमें से जल को बाहर निकाल दिया। अब सोचो, अब यदि इस एस्टर में इस जल को अगर मैं वापस मिला दूं तो क्या मुझे ये दोनों चीजें प्राप्त हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? भाई मैंने इन दोनों को मिलाकर इसमें से जल को बाहर निकाला तो मुझे मिला एस्टर। अब मैं इस एस्टर में वापस क्या मिला दूं? जल मिला दूं, तो क्या मुझे ये मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? चलो ट्राई करते देखते। ठीक है, ये है एस्टर, देखिएगा RC⸻O और ये R डैश। एस्टर का जल अपघटन, विधि का नाम है एस्टर का जल अपघटन। जल के द्वारा तोड़ना, इसको तोड़ते हैं अपन किसके द्वारा? जल के द्वारा तोड़ते हैं, एस्टर का जल अपघटन। चलो तोड़ो इसको जल के द्वारा। देखो H और ये OH, तोड़ो इसको, बताओ क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? देखो ये RC
OOH प्लस ROH। ओहो वेरी गुड, मजा आ गया। ये तो क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कितना इजी है यार, कितना इजी है। ठीक है, तो ये हो गया एस्टर के जल अपघटन द्वारा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी आप देखो CH3 यहां R की जगह पर CH3C2H5 जो भी लिखो, आपकी मर्जी है, जो लिख सकते हो आप। ले लिया। अगला अपन लेते हैं एल्केनोइल हैलाइड से, या जिसे अपन बोल सकते हैं एसिटिल क्लोराइड, एल्केनोइल हैलाइड। एल्केनोइल हैलाइड क्या होता है देखो, RC डबल बॉन्ड OX। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किसके साथ? जल के साथ। जल क्या होता है? H2O। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इसको, यहां से क्या निकलेगा? ये HX बार क्या बन जाएगा? RCOOH बार क्या निकल गया? HX। ठीक है जी, चलो इसको अपन दूसरे तरीके से लेते हैं। R की जगह यहां लेता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, ये ले लिया मैंने। जल लेंगे, जल क्या होगा? H2O, ऐसे लिख दिया मैंने। क्या निकल जाएगा? HCl बार। तो क्या हो जाएगा? CH3COOH और बार क्या निकल गया? HCl। ये बन गया आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक अम्ल। कोई दिक्कत? क्लियर? मिटा दें। अगला आता है एल्केनोइक एनहाइड्राइड से, यानी एनहाइड्राइड से अपन बनाएंगे इसको। देखो मिटा दे। एनहाइड्राइड के जल अपघटन से, किसके द्वारा? एनहाइड्राइड के जल अपघटन से। एनहाइड्राइड क्या होता है देखो, RC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OR, ये होता है एनहाइड्राइड। क्या होता है? एनहाइड्राइड। इसका अपन क्या कराना है? अपने को जल अपघटन करवाना है, जल के द्वारा तोड़ना है। तोड़ दो इसको जल के द्वारा। जल के द्वारा तोड़ेंगे, देखो इसको H और ये OH, जल के द्वारा। यहां से टूटेगा ये, टिक 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 टूट गया। क्या बना? RCOOH, RCOOH क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड OH प्लस ये भी क्या हो जाएगा? RC डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाएगा? OH। ठीक है जी, क्लियर? तो ये हो गया आपके एनहाइड्राइड के जल अपघटन से। किसके द्वारा? एनहाइड्राइड के जल अपघटन से। मिटा दें। चलो अब आप यहां से कुछ भी ले सकते हो। देखो C2H5 ले हो, चाहे CH3 लो, जो आपकी मर्जी है जो यहां पर लगा सकते हो। ये एल्किल समूह है, या आप चाहे CH3 लगाओ, इधर CH3 लगाओ, इधर CH3 लगाओ, या इधर C2H5 लगाओ, या फिर C3H7, जो आपकी मर्जी है वो लगा सकते हो। मिटा दें। अगला आता है एल्केनेमाइड के जल अपघटन से। किसके? एल्केनेमाइड के जल अपघटन से। एल्केनेमाइड क्या होता है देखो, RCONH2, तनु HCl की अम्ल की उपस्थिति में, RC डबल बॉन्ड ONH2 किसकी उपस्थिति में? तनु HCl की उपस्थिति में। तनु HCl अम्ल की उपस्थिति में अपन इसका क्या कराते हैं? जल अपघटन करवाते हैं। ठीक है, जल के द्वारा तोड़ दे। देखो तोड़ो इसको, तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ठीक है, तोड़ दो इसको। क्या बनेगा? RCOOH और बाहर क्या निकल जाएगा? NH3। भाई दो तो है ही है, एक और हो गया NH3 हो गया। ठीक है जी, तो ये हो गई आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की सारी विधियां जो आपके बुक के अंदर दे रखी, सारी की सारी विधियां कंप्लीट। एक भी विधि मैंने छोड़ी है, सारी की सारी आपको करवा दी है। ठीक है, तो ये हो गई कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां। अब हम बात करते हैं इनके भौतिक गुणों के बारे में। जैसे भौतिक गुणों के बारे में, ये विलय होगा नहीं होगा, इसकी गंध कैसी होगी, ये सारी चीजें आप देख लेना। ठीक है, एक अपन जो इसके बात करते हैं अणुभार के बारे में, जैसा कि आपने सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि ये जो अणु है ये क्या बना देता है? द्विलक बनाता है, डाइमर।
क्या बनाता है, एक तो द्विलक बनाता है। क्या बनाता है, द्विलक। देखिए द्विलक कैसे बनाता है ये, CH3 C डबल बॉन्ड O, O और H। ठीक है जी। और दूसरा अणु ले लेते हैं अपन सामने इसके, CH3 C डबल बॉन्ड O, O और H। तो यहां पर क्या होगा, इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध, और यहां पे भी क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध। तो इस प्रकार से ये क्या बना लेता है, द्विलक बनाता है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, द्विलक बनाते हैं। क्या बनाते हैं, द्विलक। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। इनके बीच में क्या बन जाता है, ये जो क्या कहलाते हैं, ये हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बंध। अब अपन बात करते हैं गलनांक क्वथनांक के बारे में, कि जो विषम कार्बन संख्या वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका जो गलनांक जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। देखिएगा जैसे मैं लिख रहा हूं, जैसे इसको मैं यूं कर देता हूं, देखो अगर मैं इसमें कार्बन काउंट करूं, देखो इधर तो क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 हो गए। यानी क्या हो गया, इसके अंदर विषम हो गया ना, ये एक तरह से क्या हो गया, विषम। ठीक है, आप चाहो तो इसको यूं लिख लो, भले ऐसे कर लो, CH3 CH2 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 और ये COOH। कार्बन कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, जो विषम संख्या वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। इनका गलनांक क्या होता है, कम होता है। जबकि सम संख्या वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं उनका गलनांक क्या होता है, अधिक होता है। इसका कारण क्या है समझते, देखो सम संख्या वाले क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और ये COOH। ठीक है, तो आप इसको यूं समझो, देखो इसको ऐसे समझते हैं अपन, 5 है ना, इसको मैं इधर बना रहा हूं, ज्यादा क्यों होगा, देखो ये हो गया, और ये कैसे होगा, देखो इधर चला, यूं चला और यूं, केवल यही है ना। अब देखो इनको अपन फिट करते, जैसे मान लो बहुत सारे अणु हैं, तो देखो इसको अगर अपन फिट करेंगे तो क्या ये इसके लिए एकदम इस तरह से ये होगा क्या, पूरी तरह से जाएगा अंदर, कभी नहीं जाएगा। ये इस तरह से बनना है, दूर दूर रहेंगे ये, यानी ये अच्छे से क्या होंगे, समाहित नहीं हो पाएंगे इसके अणु। ठीक है, आप भले तार को लेना घर पे इस तरह के प्रयोग करने के लिए, कि तार को लेना इस प्रकार के फोल्ड में करना, इस प्रकार के, फिर इनको जमाना, ये आसानी से जमेंगे नहीं। जब नहीं जमेंगे तो इनके बीच में जो वांडरवाल फोर्स जो होगी वो भी क्या होगी, दुर्बल हो जाएगी। जबकि अगर इस प्रकार के आप तार लेके देख लेना भले घर पे, ये बिल्कुल आराम से इसको आप बहुत सारे तार जमा सकते हो इस प्रकार से। तो इसमें अणु क्या रहेंगे, आराम से पास पास में आ सकते हैं, जिसके कारण इसमें क्या होगा, वांडरवाल फोर्स क्या होगी, अधिक होगी। और अपन जानते हैं जब वांडरवाल गुण बढ़ेगा तो गलनांक क्वथनांक भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये आसानी से समाहित हो सकते हैं। ठीक है, पास पास में आ सकते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इनका जो वांडरवाल गुण होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो सम कार्बन वाले, यानी जिसमें कार्बन की संख्या क्या हो, सम हो, जैसे इसके अंदर सम है, तो सम कार्बन वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, ठीक है, उनके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि वो आसानी से समाहित हो सकते हैं। आसानी से समाहित होने के कारण क्या होता है कि इनमें वांडरवाल फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अणु पास पास में आ जाते हैं, जिससे इनका गलनांक क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जबकि जो विषम कार्बन संख्या वाले जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये देखो आसानी से समाहित नहीं हो पाते, या यूं के अच्छी तरह से समाहित नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, अणु थोड़े दूर दूर रहते हैं और इनमें वांडरवाल फोर्स जो है वो क्या हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, जिस कारण इसके गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। सीधी सी भाषा में हम यूं कह सकते हैं कि सम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक क्वथनांक उच्च होंगे, जबकि विषम कार्बन संख्या वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के गलनांक क्वथनांक क्या होंगे, निम्न है। ठीक है, तो आज की ये क्लास है यहीं तक हम रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में, या इसके जो कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुणों के बारे में, कि कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो है ये दर्शाता है और किस टाइप के क्वेश्चन जो है अपने एग्जाम में इससे पूछे जा रहे हैं। ठीक है जी, बस आज तक यहीं तक विदा लेते हैं। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। एक बार फिर कह रहा हूं, स्कूलें खुले या ना खुले, हाल फिलहाल मुझे कोई स्कूलें खुलने का कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।
आपके एग्जाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका मतलब तो यही है कि सरकार एग्जाम लेगी। मैं पहले भी कह रहा हूं, और जब मैंने फर्स्ट में अगर आपको जानकारी हो, जो सिलेबस का जो वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैंने बताया था कि या तो अप्रैल एंड या मई फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम प्रस्तावित हैं और वहां पर एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं हैं। ठीक है, सरकार ने कार्यक्रम चला रखा है, आओ घर से सीखे, यानी कोरोना का प्रभाव फिर से राजस्थान के अंदर बढ़ने लगा है और कुछ जिले तो ऐसे ही हैं जहां पर यह राजस्थान के अंदर, संपूर्ण राजस्थान के अंदर रात्रि लॉकडाउन तो हो ही गया है और भगवान करे ऐसी स्थिति ना है, और जहां पर जब सरकार को दिन में लॉकडाउन करने को लिए सरकार को मजबूर होना पड़े। हम जब सुरक्षित रहेंगे, हम सावधानी बरतेंगे, तो हम इसको अच्छे से, इससे अच्छे से लड़ पाएंगे। ठीक है जी, तो पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद।